हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल टू विद्या हट। स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का 6th क्लास का चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानने से पहले हम क्या करते हैं, एक नजर ग्लोब पे फेरते हैं। ठीक है, ये देखिए, है ना, ये हमारा ग्लोब है। सिंपल सा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ये जो ग्लोब है इस पर जो इस टाइप की लाइनें हैं, इस टाइप की लाइनें हैं, ऐसे में लेटी हुई, उनको लेटीट्यूड, और जो इस टाइप की लाइनें हैं लंबी लंबी, उनको लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है हमारा चैप्टर का वो यहाँ से ही शुरू हो रहा है कि भाई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या और इनका काम क्या है। हमारे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इनको बनाने का काम क्या है, उद्देश्य क्या है, कि क्यों हमने ये इमेजिनरी लाइंस खींची हैं अपने ग्लोब पर, अपनी अर्थ पर, कि इसका यूज क्या है। ठीक है, ये पता कर सके हम लोग इस चैप्टर के जरिए से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये देखिए, फर्स्ट इमेज है हमारे पास। इसमें दिखाया गया है यहाँ पर लैटिट्यूड और यहाँ पर दिखाया गया है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, बहुत अच्छे से जो 6th क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं वो बहुत ही इस चीज को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि बेसिक है ना। बेसिक अगर मिस कर गए आप तो फिर आगे की चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी समझनी, बहुत बेसिक है। ये देखो, हमारे पास दो ग्लोब है। ठीक है, इस तरफ का जो ग्लोब है, इस पर जो लाइनें दिख रही है हमें, वो ऐसी ऐसी दिख रही है, लेटी हुई। ठीक है, देखो कैसी लाइनें दिख रही हैं, ऐसी लेटी हुई। ठीक है, तो जो लेटी हुई लाइनें हैं उनको लेटीट्यूड, और जो इस ग्लोब में दिख रही हैं इस टाइप से खरबूजे जैसी लाइनें, ठीक है, ये वाली जो लाइनें हैं इनको बोला गया है लॉन्गिट्यूड। तो डिफरेंस आप लोग खुद समझ पाएंगे, है ना, कि क्या डिफरेंस है। लेटी हुई लाइनें इस टाइप की जो हमने ग्लोब पर खींची हैं, ये सब इमेजिनरी लाइन है। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगी कि ये इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में ऐसे अर्थ पे कुछ नहीं होता, कोई लाइन नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, और इनको बनाने का जो हमारा मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि हम पता कर पाए कि कौन सी जगह क्या कहलाती है, एंड जो हमारा टाइमिंग है वो, एंड डेट वगैरह जो भी चीजें हैं कि भाई इस टाइमिंग पे ये चीज हुई। जैसे 365 दिन की एक साल है, ठीक है, तो 365 दिन में कौन सी टाइमिंग पर क्या होता है और कौन सी मौसम होते हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारी अर्थ की लोकेशन पर। अर्थ की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो इन सब चीजों की स्टडी करने के लिए हमें पता करना होगा कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर जो इमेजिनरी लाइंस हैं उनके जरिए से, उनके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग एंड जोन्स। ठीक है, दोनों चीजें आगे आएंगे। तो देखिए, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक चीज और है, मैं यहीं पे बता देती हूँ। कभी भी अगर ग्लोब की जब हम बात करते हैं, ये देखो ये ग्लोब है, ठीक है, हमारे पास ये ग्लोब है, पहले इसमें समझ लो, फिर सामने से ग्लोब दिखा के बता दूंगी आप लोगों को। देखिए, ये सपोज ग्लोब है, ठीक है, तो पहली चीज जो इसका शेप एंड साइज की अगर हम बात करेंगे, तो शेप की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो पोल्स है इसके, यानी ऊपर और ये नीचे की तरफ थोड़ी सी चपटी है। सब लोगों ने संतरा देखा है, संतरा ऑरेंज देखा होगा ना सबने। तो वो ऊपर पे, ऊपर और नीचे की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा जो टॉप और जो उसका नीचे का वो है, वो थोड़ा सा चपटा होता है। देखा है ना सबने, प्रॉपर गोल नहीं होता। तो वैसे जो है वही हमारी अर्थ की कंडीशन है। ये जो पोल्स है इनको पोल्स बोलेंगे, एक ये वाला पोल है और एक ये वाला पोल है। ठीक है, तो ये जो पोल्स है यहाँ पे, ये थोड़ी सी चपटी है, फ्लैटेड है। ठीक है, आगे देखिए। तो हाँ, अब मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि जब हम इसको, ये वाली लाइन अर्थ को एक 0 डिग्री पर इसको डिवाइड कर देंगे अर्थ को हमने, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नदर्न हेमिस्फीयर, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं ये वाली लाइन खींच दूं इस पर, है ना, लैटिट्यूड, ये वाला लैटिट्यूड और ये वाला लॉन्गिट्यूड, तो फिर हम इस तरफ वाली लाइन को, इस तरफ के हेमिस्फीयर को क्या कहेंगे, तो इस तरफ वाले हेमिस्फीयर को कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस तरफ के हेमिस्फीयर को कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस तरीके से हम
4 हेमिस्फीयर को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब हम ग्लोब पे देखते हैं। देखिए अगेन, तो हमने 0 डिग्री बीचों बीच निकाली, लेटीट्यूड 0 डिग्री, ठीक है। और इसके ऊपर के हेमिस्फीयर को आधे, हेमिस्फीयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आधे की बात कर रहे हैं, हेमी का मतलब आधा, तो ये आधे हेमिस्फीयर को हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हेमिस्फीयर को कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है। अब हमने एक लाइन ऐसे, ये देखो ये वाली लाइन ऐसे खींची, ठीक है, हमने ये वाली लाइन ऐसे खींची, ये देखो सबको लोहे का ये वाला दिख रहा है ना। तो अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें तो अब हम ऐसे देखते हैं ना, तो इधर आधा हिस्सा है और इधर आधा हिस्सा है, तो इस तरफ के जो 0 वाली लाइन के इस तरफ के जो हिस्सा है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस लाइन के इस तरफ वाला हिस्सा है उसको कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है सबको। तो ये शब्द जो है बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो आई होप आपको सब कुछ मैश नहीं होगा, मैशअप नहीं होगा, क्या होगा वो क्लियर होगा अच्छे से, एक एक चीज क्लियर है। अगेन देख लेते हैं, ये पूरा हमारा ग्लोब है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा, 0 के नीचे वाला हिस्सा हमारा, हाँ जी, है ना, ऊपर वाला नॉर्दर्न, नीचे वाला सदर्न, और इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है। रिपीट होंगी बार बार चीजें, आई होप आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो अभी तक हमने 2 चीजें देखी, क्या हमने हेमिस्फीयर को देखा, काउंट किया कि भाई ऊपर वाला हेमिस्फीयर, नीचे वाला हेमिस्फीयर, दाएं वाला हेमिस्फीयर, बाएं वाला हेमिस्फीयर, है। फिर हमने एक चीज और देखी, हमने देखा कि जो लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड है हमारी अर्थ पर, है ना, इस टाइप के लैटिट्यूड, इस टाइप के लॉन्गिट्यूड, है ना। अब हम दूसरी चीज क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है, टेक्स्ट को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. आपने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा प्लेनेट है, अर्थ क्या है, प्लेनेट है। हम लोगों ने सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ी थी, याद होगी आप लोगों को, है ना। तो हमने कहा कि वो जो है अर्थ जो है इज नॉट अ स्फीयर, मतलब पूरी तरह से गोल नहीं है ना, इट इज स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। अभी हमने देखा था कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला हिस्सा है सदर्न हेमिस्फीयर है। तो जो ऊपर वाला पोल है क्योंकि वो नॉर्थ में है इसलिए उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, और नीचे वाला जो है वो क्योंकि साउथ में है इसलिए साउथ पोल कहेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल समझ में आया, है ना। अब दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो बोल रहे हैं कि ऊपर की तरफ स्लाइडली जो है वो कैसा है, थोड़ा सा फ्लैटेंड है, और नीचे की तरफ भी थोड़ा सा फ्लैटेंड है, यानी ऊपर की तरफ भी चपटा है एंड नीचे की तरफ भी चपटा है। एंड बल्ज इन द मिडल, देखो अब बल्ज का मतलब होता है, देखो बच्चा थोड़ा सा फूला हुआ, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीच का इसका जो हिस्सा है वो कैसा है, थोड़ा सा चौड़ा है, फूला हुआ है ना, ऊपर पे चपटी है, नीचे थोड़ा सा फूली हुई है। आगे देखो, नीचे नहीं बीच में, सॉरी, है ना। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, कैसी दिखती होगी। यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। इसीलिए मैं आपको इस वाली क्लासरूम में ग्लोब दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअली में जो हमारी अर्थ है वो कैसी दिखती है। ठीक है, आगे देखिए, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। मिनिएचर का मतलब कोई भी जैसे अर्थ है बहुत बड़ी है, अब अर्थ को तो हम, क्योंकि हम अर्थ पे रहते ही हैं, तो भाई अर्थ को लाके कैसे आपको दिखा सकते हैं, है ना। तो मिनिएचर का मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज का एक छोटा सा नमूना। तो बहुत बड़ी चीज यानी अर्थ जिस पर हम रहते हैं उसका एक छोटा सा नमूना ग्लोब है। ठीक है, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप इमेज पे आ जाइए, इमेज को देखिए, बहुत ध्यान से इमेज को देखिए और समझने की कोशिश करिए, इसमें एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि ये हमारा ग्लोब है, ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला हिस्सा, हाँ जी, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और उस तरफ वाला हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब हमने दूसरी चीज पढ़ी थी कि ये वाली जो जगह है वो नॉर्थ पोल कहलाती है और ये वाली जो जगह है वो साउथ पोल कहलाती है, ये भी हमने पढ़ी है। फिर अब हम देख रहे हैं कि हमने एक बीचों बीच लाइन खींची है हमारी अर्थ पर जिसे लेटिट्यूड कहेंगे। वो 0 डिग्री जो लेटिट्यूड है वो कहलाएगी वो लाइन इक्वेटर। क्या लाइन कहलाएगी वो,
इक्वेटर, और इक्वेटर से जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री पर हमने एक और लाइन खींची है, जिस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं उसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उतने ही डिग्री, जितने डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उतनी डिग्री पर हमने नीचे की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में एक लाइन खींची है, जिसे कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि ये दोनों ही जो लाइनें हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों ही 23.5 डिग्री पर हैं। लेकिन फर्क क्या है कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ में है, और दूसरी जो लाइन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ में है। क्लियर है? अब हमने देखा कि जस्ट इसके ऊपर हमने एक और लाइन खींची है, जिसे हमने नाम दिया है आर्कटिक सर्कल। क्या नाम दिया है? आर्कटिक सर्कल, है ना। और उसका जो हमारा मेजरमेंट है वो 66.5 डिग्री, 66.5 पर, ठीक है, 66.5 डिग्री पर। और यहाँ पर हमने एक और लाइन सदर्न हेमिस्फीयर में एक और लाइन खींची है, जिसको बोला गया है अंटार्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये वाली जो ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर है, इसलिए हमने एन लिखा, और ये वाली जो चीजें हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हमने हर जगह एस लिखा। यहाँ पे एन लिखा है और यहाँ पे एस लिखा है। क्लियर है सबको? अगेन देखो, ऊपर की तरफ जो एरो लगा है वो सारी चीजें नदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगी, और नीचे की तरफ जो एरो लगा है वो सारी चीजें सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगी, और बीच वाली लाइन को इक्वेटर बोलेंगे, 0 डिग्री सी पर, जो 0 डिग्री पर जो है। क्लियर है? अब एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, अगर आप लोग सीरियसली, अभी 6 क्लास के कुछ स्टूडेंट होंगे जो इसको देख रहे होंगे, क्योंकि 6 क्लास का ही सिलेबस है ये, आप डायरेक्ट 5th से सीधा 6 में आए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है। स्पेशली उन बच्चों के लर्न के लिए ये चीज मैं बता रही हूँ, ताकि क्योंकि ये बहुत नई नई चीजें कनेक्ट में आएंगी, तो थोड़ा सा मुश्किल होगी याद रखने में, है ना। कभी आप इन फ्यूचर कंफ्यूज नहीं होगे इस ट्रिक से, इसलिए ये ट्रिक बता रही हूँ। बाकी बड़े बच्चों के लिए ये ट्रिक नहीं है, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर कभी भी इन फ्यूचर आपको क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप किस तरीके से उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे वो देखिए। देखो, एक तराजू होता है, ठीक है, एक तराजू लेंगे हम लोग, पिंक ले लेते हैं, तराजू लेते हैं, तराजू, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जिस पे वजन ज्यादा होगा वो ऊपर रहेगा, और जिस पर वजन कम होगा वो ऊपर रहेगा, और जिस पे वजन ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा। ये बात सबको पता है ना। जब हम तखरी है ना, तराजू तोलते हैं ना किसी चीज को, तो हम देखते हैं कि जो ज्यादा वजन वाला है वो नीचे जाएगा, और जो कम वजन वाला है वो हल्का होगा तो वो ऊपर आएगा। तो वैसे ही हम याद रखने का तरीका यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई बताइए कौन सा इक्वेटर से हम लोग कंपेयर, सर हर चीज को इक्वेटर से करेंगे बच्चा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न को कंपेयर कर लीजिए, किसमें ज्यादा लेटर है। तो ज्यादा वाला कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, तो वो नीचे रहेगी, और कम वाला कैंसर है तो वो ऊपर रहेगी। हमेशा याद रखना। तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे कि जो कैंसर है वो 0 डिग्री से ऊपर वाली है, और जो कैप्रिकॉर्न है वो 0 डिग्री से नीचे वाली है, ठीक है। वैसे ही दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक अगेन फिर एक तराजू लेंगे, है ना, और हमें इन फ्यूचर कभी भी ये चीज का कंफ्यूजन हो जाए कि आर्कटिक सर्कल ऊपर है या अंटार्कटिक सर्कल ऊपर है, तो हम फिर से इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। क्या कि अंटार्कटिक और आर्कटिक में, है ना, अंटार्कटिक और आर्कटिक में किसमें ज्यादा लेटर है? तो ज्यादा वाले में, अंटार्कटिक में ज्यादा है वो नीचे आएगा, और आर्कटिक में कम है तो वो ऊपर जाएगा। तो ऊपर वाला जो नदन पोल में है, नदन पोल के पास जो है वो आर्कटिक सर्कल है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में सदर्न पोल के पास में है वो कौन सा है? हमारा अंटार्कटिक सर्कल है। क्लियर है ना। छोटे बच्चों के लिए ट्रिक थी कि आप ये देखिए कि किसमें ज्यादा लेटर है, उस हिसाब से याद कर लीजिए। और इक्वेटर फिक्स है, उसको हम लोग इक्वेटर ही मानेंगे, क्योंकि देखो ग्लोब से देखते हैं, ये देखो, है ना, बीचों बीच एक लाइन खींची हमने, इसको इक्वेटर बोला। इससे जस्ट ऊपर 23.5 पर हमने एक लाइन खींची, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला। उसके जस्ट नीचे 23.5 पर एक लाइन खींची, उसको
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला, और फिर हमने जस्ट इसके नदन पोल के पास एक लाइन खींची जिसको आर्कटिक सर्कल बोला 66.5 डिग्री पर, एंड इसके नीचे हमने सॉरी नदन हेमिस्फीयर में उसको हमने आर्कटिक सर्कल बोला, और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर के पास पोल के पास हमने एक लाइन खींची जिसको हमने अंटार्कटिक सर्कल बोला। क्लियर है सबको, है ना? चलिए गुड, याद रखिए इस चीज को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, globe may be of very fine size and type, big one which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe like balloon which can be inflated and handy and carried with easy. The globe is not fixed, it can be rotated the same way as the top spin or a potter wheel is rotated on the globe. Countries, continent and ocean are same in their correct. अगेन ग्लोब की हेल्प से समझते हैं भाई। देखो ये जो ग्लोब है इस पर हम लोग पूरा जितना भी हमारी कंट्री है और जितने भी कॉन्टिनेंट हैं और जितने भी ओशन हैं उनको सबको करेक्ट साइज में यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भाई सबका साइज कितना है। क्यों? क्योंकि साइज के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो लेटीट्यूड है और जो लेटीट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है उनकी जो करेक्ट जो सिचुएशन है, करेक्ट पोजीशन है, हम उससे हमारे साइज को समझ सकते हैं एंड प्लस लोकेशन समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही बोला इन्होंने, करेक्ट साइज और लोकेशन को हम लोग इस चीज से समझ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा है कि भाई देखो कई बार ये वाला जैसे ग्लोब है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो आपको यहाँ से कनेक्ट लग रहा है, यानी जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है ना? एक्चुअल में जो अर्थ होती है वो किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं होती बच्चा। यहाँ पे देखो स्टिक नजर आ रही है आपको, है ना? ये स्टिक इसलिए लगाई गई है ग्लोब में ताकि हम आपको इसका रोटेशन समझा सके। ठीक है, एक्चुअली में ये वाली जगह, ये वाली चीज ना, इसके अंदर जो पिन है वो वाली चीज और ये वाली चीज कुछ भी ग्लोब में नहीं होता। सिंपल ग्लोब एक्चुअली ग्लोब में होता है, अर्थ में नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल ये जो है वो सिंपल ऐसे ही अर्थ होती है, उसमें कोई भी चीज कनेक्टेड नहीं होती, वो इसी तरीके से अपनी एक्सिस पर थोड़ी सी झुकी हुई होती है। एंड एक्सिस पर मतलब खुद की एक्सिस पर, जैसे मैं अभी हूं और मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी ये चीज समझाई है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फर्क होता है। मैं ऐसे घूम गई हूं, है ना? तो ये मेरी एक्सेस पर मैं घूमी हूं, तो इसको बोलेंगे रोटेशन। ठीक है, अब ये अगर मार्कर है और फिर मैं इसके चारों तरफ इस तरीके से घूमी हूं, देन इसको बोलेंगे, ये बीच में सन है और मैं अर्थ हूं, ठीक है, तो फिर इसको बोलेंगे रेवोल्यूशन। यानी जो अर्थ है वो सन के जब चारों ओर घूमेगी दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और मैं अपनी ही एक्सेस पे घूम जाऊंगी, किसी के चारों तरफ नहीं, खुद ही ऐसे ही चारों तरफ, है ना? तो फिर इसको बोलेंगे रोटेशन। तो जो अर्थ है अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इसकी ही एक्सेस की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर सपोज ऐसे अर्थ है तो ये वाली, अभी हमने बात की थी ना कि दिशाएं, डायरेक्शन कौन कौन सी हैं, तो ये वाली ईस्ट थी, ये वाली वेस्ट थी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ना? अर्थ जो है वो कैसे घूमती है? वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ, तो ऐसे घूमेगी, इसका जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके से होगा। क्लियर है? तो कई बार ये जो है वो कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बहुत सारे जैसे बॉल टाइप होता है, जैसे बलून हुआ, है ना, जैसे हमने हवा भर दी एंड हमने उसको पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया एंड हवा निकाल के वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि कैरी करना, बहुत सारे ग्लोब ऐसे आने लगे हैं बलून टाइप जिसको कैरी करना थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जो ग्लोब है इज नॉट फिक्स। यहाँ पे तो दिख रहा है आपको कि ये फिक्स है, लेकिन जो ग्लोब है एक्चुअली में वो कंपेयर हम किससे करते हैं? क्योंकि ये हमने क्या माना, ये हमारी अर्थ है ना? तो अर्थ जो है वो एक्चुअल में किसी भी चीज से फिक्स नहीं होती, एक फ्री बॉडी है और वो आपस में घूमती रहती है। ठीक है, वो ऐसी हमारे घूमती रहती है। आगे देखिए, हाँ एक और चीज यहाँ पे बताई गई है, अगर हम किसी चीज से इसको कंपेयर कर सकते हैं तो वो पॉटर व्हील, सब लोगों ने, कुम्हार जो घड़े बनाने वाले होते हैं उनके पास एक पहिया होता है जिसको वो चलाकर मिट्टी से फिर उसके ऊपर वो बनाते हैं। देखा है किसी ने? है ना? किसी मूवी में या किसी सीरियल में देखा होगा, अगर असली में नहीं देखा हो, है ना? नहीं तो जो लोग गांव से कनेक्टेड है उनको पता होगा। तो वो एक व्हील होता है, उसको घुमाते रहते हैं, देन वो घूमता रहता है, तो वो अपने आप ही घूमता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो किसी चीज से कनेक्टेड होता है, वो ऐसे ही घूमता रहता है। तो इस तरीके से उसको कंपेयर करके देखा हमने।
नेक्स्ट देखिए, it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of references and lines to find out the location of places. Obviously हमें कुछ references जैसे ऐसा होता है ना कि कई बार हमने अभी बोला कि हमने ये लाइंस क्यों खींची, क्योंकि हमें लाइन ऑफ रेफरेंसेस चाहिए, हमें लाइंस चाहिए, ठीक है, ताकि हम क्या कर पाए, पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस चाहिए ताकि हम क्या कर पाए, एग्जैक्ट जगह की लोकेशन को पता कर पाए, है ना, लोकेशन ऑफ प्लेसेस पता कर पाए। इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कुछ पॉइंट्स चाहिए, कुछ लाइंस चाहिए रेफरेंसेस के लिए, है ना। एंड देखिए, यू विल नोटिस द नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। देखो, है ना, तो हमने देखा ये जो नीडल है इसके अंदर एक फिक्स है, और वो भी किस तरीके से, टिल्टेड मैनर में। टिल्टेड का मतलब झुके हुए मैनर में, झुके हुए तरीके से, ठीक है। इसीलिए हमें पता चलता है ग्लोब से कि जो हमारी अर्थ है वो थोड़ा सा झुकी हुई होती है, ठीक है। आगे देखिए, यू विल नोटिस द नीडल इज टिल्टेड मैनर व्हिच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, और ये क्या कहलाता है, इसका एक्सिस कहलाता है। 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स। ये देखिए, अगर हम देखें कि ये जो नीडल पास हो रही है, इस तरफ देखिए 1 एंड 2, ये 2 प्लेसेस हैं हमारे जो ग्लोब की जो नीडल है जो पास हो रही है। तो फर्स्ट पोल को ऊपर की तरफ जो पोल है उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो नीचे की तरफ पोल है उसको हम लोग बोलेंगे साउथ पोल। ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी मैंने बताया कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है हमारा अर्थ, ठीक है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। अभी मैंने बताया कि ये वाली चीज जो है वो कनेक्टेड अर्थ से नहीं है, जो एक्चुअल में अर्थ है वो ये सब चीजों से कनेक्टेड नहीं है, ना उसमें नीडल होती है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक ही, मतलब एक तरह से वो झुकी हुई भी है, टिल्टेड भी है, एंड प्लस इज फ्री बॉडी है, उससे कुछ भी चीजें कनेक्टेड नहीं है, वो अपनी ही एक्सेस पर घूम रही है, एंड प्लस रेवोल्यूशन भी कर रही है, किसका, सन का रेवोल्यूशन कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ जो है विच इज एन इमेजिनरी लाइंस, कुछ जो हमारी अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस है उनकी ही स्टडी हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, क्या, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो बार बार उसी से चीजें कनेक्टेड होंगी। देखिए, another imaginary line running on the globe divides into 2 equal parts. Line is known as the equator. अभी हम थोड़ी देर पहले ही इस चीज को पढ़ चुके हैं, अगेन पढ़ लेते हैं भाई, है ना। एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं ये जो लाइन है वो जो 0 डिग्री पर जो लाइन है उसको क्या कहेंगे, जो हमारे ग्लोब को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको कहेंगे हम इक्वेटर। इस लाइन को क्या बोलेंगे भाई, इक्वेटर, ठीक है। द नदर्न हाफ इज नोन एज द नदर्न हेमिस्फीयर। इस पूरे हेमिस्फीयर को कहेंगे नदर्न हेमिस्फीयर, और इस पूरे हेमिस्फीयर को कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, दोनों ही इक्वल हाफ्स हैं। The equator is an imaginary circle line, is a very important reference point to locate places on the earth. किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, किसी भी प्लेस की लोकेशन जानने के लिए हमारे लैटिट्यूड में ये वाली लाइन 0 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इक्वेटर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये कह रहे हैं पैरेलल सर्कल्स, all parallel circles from the equator up to poles are called parallel of latitudes. Latitude are measured in degree. लैटिट्यूड्स को हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं, नापते हैं, मापते हैं, कुछ भी कह लो। एंड जो दूसरी चीज इन्होंने बताई है वो ये कही गई है कि जो इक्वेटर है एक तरह से वो क्या है, वो जो जब हम इक्वेटर, देखो ये वाली इक्वेटर लाइन है, तो इसी तरीके से और भी इमेजिनरी लाइंस होंगी, है ना, ऐसे, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी किसकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की, आर्कटिक सर्कल की, अंटार्कटिक सर्कल की, इन सब की बात की थी हमने, है ना। तो ये सारे लैटिट्यूड सीधे तो हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी लाइनें हैं, तो वो बोल रहे हैं कि सब भी पैरेलल हैं, जैसे ये ग्लोब है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन इधर से गई है, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो सेम ही तो जाएगी, तो ये पैरेलल तो होगी, यानी जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी ही दूरी यहाँ पे होगी, और उतनी ही दूरी यहाँ पर भी होगी, फिर उतनी ही दूरी चारों तरफ, यानी जो राउंड है ये सेम दूरी पर ही तो सारी चीजें होंगी, है ना।
और दूसरी चीज, और जब ये ग्लोब के ऊपर तक बढ़ती ही जाएंगी यहाँ पर, तो इनकी जो ग्लोब की तरफ जीरो, मतलब जो एक डिस्टेंस है, ये वाली जो चीज है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे चपटा है, तो ये वाली जो चीज है बिल्कुल एंड में जीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जीरो थी, फिर यहाँ पे 23 डिग्री एंड हाफ पर थी, फिर 66 डिग्री एंड हाफ पर थी, फिर थोड़ा सा और बड़े, फिर यहाँ पे ये जो है वो 90 डिग्री पे आ जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए नेक्स्ट वाला जो हमारा डायग्राम है उसको देखेंगे बच्चा। देखिए, ये देखिए, इस चीज को समझाने के लिए ये बहुत अच्छा है। The equator represent the 0 degree latitude, since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of the circle around the earth. It will measure 1/4 of 360 degree 90, thus 90 degree north latitude marks the north pole, and 90 degree south latitude marks the south pole. अब देखो, अगर हमने इस लाइन को समझना बहुत अच्छे से, ठीक है, इस लाइन को हमने इक्वेटर को जीरो रखा है ना, जीरो के ऊपर हमने अभी बताया था 23 एंड 23, ठीक है, एंड हाफ, फिर यहाँ पे 66 एंड हाफ, फिर यहाँ पे 66 एंड हाफ, और ये वाला जो पोल है इसको हमने 90 डिग्री एस बोला, और ये वाला जो पोल है देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हमने इसको 90 डिग्री एन बोला, ठीक है, नॉर्थ पोल। अब देखो, अगर हम जीरो से बात करते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, समझ गए? तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हर एक डिग्री बढ़ती जाएगी, और जो यहाँ पे जीरो से लेके यहाँ पे जो चीज है वो 90, यानी कि अगर हम ये पूछें कि जो हमारे पोल्स हैं वो कितने डिग्री पर होते हैं, तो सही आंसर होगा मैम 90 डिग्री पर। अब देखो, पोल एक्चुअली में दो है, तो हम केवल पोल नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से उनको काउंट करेंगे, यानी कि जो नदर्न हेमिस्फीयर में जो पोल है वो नॉर्थ पोल है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में पोल है वो साउथ पोल है। तो नदर्न हेमिस्फीयर वाले को 90 डिग्री एन बोलेंगे, एंड सदर्न हेमिस्फीयर वाले को 90 डिग्री एस बोलेंगे। क्लियर है सबको? अगेन देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो एक 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 पॉइंट और समझ लेते हैं यहीं से, कि अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं तो हमने जब इक्वेटर खींची तो हाफ हाफ है ना, इक्वल टू पार्ट्स में हाफ हाफ हो गया। अब हम कह रहे हैं कि जब हम ऐसी लाइन खींचेंगे, ये भी तो लाइन ऑफ रेफरेंस है भाई, ये भी तो खींची हमने, ठीक है, तो ये भी जब लाइन खींची तो ये वाले हेमिस्फीयर और इस वाले हेमिस्फीयर को भी तो बांटा है ना। हमने बात की थी स्टार्टिंग वाली ही स्लाइड में कि नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये बात की थी। तो वैसे ही अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो ये आधा आधा हो गया और ये भी तो आधा आधा हो गया भाई, है ना। और पूरा का जो पूरा ग्लोब है वो कितने डिग्रीज में डिवाइड होता है, यानी कि एक सर्कल 360 डिग्री में डिवाइड होता है, और प्लस हमने फिर उसको 4 भागों में डिवाइड किया, तो 360 में 90 का अगर हम ये करेंगे तो क्या हो गया, ठीक है, मतलब 4, हाँ ऐसे ही मान लो 4 का कर देंगे, 4 ही हो गए, है ना, 4 हो गए ना, 4 पार्ट हो गए ना हमारे। तो एक तरह से अगर हम इसका जस्ट उल्टा करें तो 90 आ जाएगा, यानी कि अगर हम डिग्रीज देखें तो ये 90 और ये 90, और प्लस बीच वाली लाइन जो है वो 0, और इधर उधर भी हमारा एक तरह से आगे वाला स्लाइड आएगी उसमें और अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये वाला डायग्राम देखिए। अभी हमने जीरो से ऊपर नीचे की बात की थी, हमने बात की जीरो से ऊपर नीचे की, ठीक है। देखो देखो, तो ये जीरो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग, इक्वेटर दिख रही है सबको, ये वाली जीरो लाइन है, इससे ऊपर 20, 40, 60, 80 और 90। वैसे ही सेम चीज ये जो लाइन ऑफ रेफरेंस है इसको जीरो मानेंगे, तो जीरो के ये वाली जो लाइन है उसको जीरो मानेंगे, और फिर उसके बाद इधर 20, फिर इधर 40, है ना, 0, 20, 40, 60, 70, 80 और लास्ट में 90। वैसे ही सेम इधर 20, 40, 60, 80 और लास्ट में 90। समझ गए? यानी चारों तरफ हम जब जीरो, बीच वाली लाइन को जीरो बोलेंगे तो चारों तरफ ही हमारे 90 90 की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगेन स्लाइड देखिए,
स्लाइड देखिए क्या कह रही है हमारी स्लाइड, कह रही है as such as parallel north of the equator are called north latitude, similarly all parallel south of the equator are south latitude. The value of each latitude is therefore followed by either of the world north or south, है ना। तो हमेशा याद रखिए किसी भी लैटिट्यूड को काउंट करेंगे या किसी भी लॉन्गिट्यूड को काउंट करेंगे तो हम डायरेक्शन भी याद रखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है इन्होंने कि जब भी लैटिट्यूड्स की बात आती है बाय द फॉलो ईदर द वर्ड ऑफ नॉर्थ और साउथ, है ना। जनरली दिस इज द इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस, है ना। नॉर्थ को एन से, नॉर्थ को हम लोग एन से और साउथ को एस से डिनोट करेंगे। बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, इंडिया एंड बेलो हॉरिजेंटो इन ब्राजील, साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स, but the former is 20 north of the equator and later is 20 south of it। देखो अभी ये एग्जाम्पल इन्होंने देकर हमें क्या समझाना चाहा है वो समझ लो। देखो अगर मैं बात करूं इनके हिसाब से तो ये हमें ये बताना चाहते हैं भाई कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं इस पॉइंट को, है ना। एग्जाम में हो सकता है आपको 1 मार्क्स में कभी ना कभी आ सकता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम की बात कर रही हूँ, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की बात करें चाहे आप एकेडमिक की बात करें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है यहाँ से। चलिए देखिए, तो कह रहे हैं कि 0 डिग्री जब हम इक्वेटर की बात करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री यहाँ पे देखो साउथ। ये देखो एक जगह है साउथ अमेरिका में, है ना। तो जो इक्वेटर जो हमारी गई है, अगर हम 20 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो ये लाइन है, ठीक है, और 20 डिग्री साउथ की बात करें तो ये लाइन है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पे, है ना, जो 20 डिग्री, यहाँ पे कौन सी जगह है, महाराष्ट्र में, इंडिया में, महाराष्ट्र में चंदनपुर, ठीक है, यहाँ पे हमारा चंदनपुर है महाराष्ट्र में, इंडिया में, और यहाँ लगभग है हमारा, ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या, साउथ अमेरिका। ये देखो साउथ अमेरिका, है ना। और वहां पे एक जगह है ब्राजील, कंट्री है ब्राजील, और ब्राजील के अंदर एक जगह है बेलो हॉरिजोंटो। फिर से अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिया की और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका की। यहाँ पर इंडिया में एक जगह है महाराष्ट्र, उसके अंदर एक टाउन है चंद्रपुर, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका में एक जगह है, कंट्री है ब्राजील, और उस ब्राजील कंट्री के अंदर है बेलो हॉरिजोंटो जगह, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों को जब हमने लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग कंपेयर किया तो दोनों ही 20 डिग्री पे निकले। अब हम 20 डिग्री दोनों को कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा 20 डिग्री पे है। अगर हमें दो किसी को बताना है कि हमें भाई 20 डिग्री पे जाना है, तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह 20 डिग्री मतलब कौन सी जगह होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने जीरो जो है, लाइन ऑफ रेफरेंस जो है, वो बीचों बीच खींची है अर्थ में, है ना। तो अर्थ के जो ऊपर की कंट्रीज है उनमें भी सेम वैल्यू होंगी और जो नीचे की तरफ की जो कंट्री है उनमें भी सेम वैल्यू होगी, सेम डिग्री होगी। कैसे डिवाइड करा हमने, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे तो इस वाली जगह को 20 डिग्री एन कहेंगे और इस वाली जगह को 20 डिग्री एस कहेंगे। डिवाइड हो गया, है ना, कंफर्म हो गई लोकेशन कि ये 20 डिग्री एन है और ये वाली जगह 20 डिग्री एस है, ठीक है दोनों 20 डिग्री पर, लेकिन 0 से एक नीचे है और 0 से एक ऊपर है, यानी 0 से 0 जो है वो हमारे मीडिएटर का एक तरह से काम कर रही है, बीचों बीच है ना। तो वो ऊपर वाले अगर हेमिस्फीयर में कोई चीज है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले में कोई चीज है तो सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्थ, इसकी बात करें तो क्लियर है, ठीक है। चलिए अगेन, इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब देखो कुछ थोड़े से लैटिट्यूड को लेकर कुछ थोड़े से फैक्ट है हमारे पास, उनको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए फैक्ट क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। देखो बहुत ही माइंड को स्टेबल करके आप ये चीज पढ़ेंगे। सिर्फ 3 चीजें, 3 पॉइंट है, ये याद रखना है, सिर्फ 3 पॉइंट, तो बहुत ही माइंड को स्टेबल कर लीजिए।
3 पॉइंट की लोकेशन आपको ट्रैक करनी है, लोकेशन आपको बतानी है कि ये जो 3 पॉइंट है, ये जो 3 जोन है, वो कहां कहां बनते हैं पूरी अर्थ पे। तो पूरी अर्थ को कैलकुलेट करेंगे और वो 3 जोन पता करने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों जोन कहां कहां है। ठीक है, तो माइंड बहुत ही स्टेबल करिए और देखिए यहाँ पे तो डायग्राम देखिए आप लोग, पहले डायग्राम से क्लियर होगा, फिर मैं आपको टेक्स्ट पढ़ के बताऊंगी। ठीक है, तो देखो डायग्राम समझने की कोशिश करिए। आई होप कि डायग्राम सबको दिख रहा होगा, बहुत ही क्लियर होगा। ये देखो, तो यहाँ पर ये जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जीरो लाइन से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों ही जगह कहलाती है टॉरिड जोन। फर्स्ट जोन इज टॉरिड जोन, और याद रखिए इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन तक जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये कहलाता है टॉरिड जोन। ठीक है, अब ऊपर की तरफ पहले चलते हैं, नीचे की तरफ बाद में आएंगे। तो ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन से जो जगह है उसको कैलकुलेट करेंगे आर्कटिक सर्कल तक, और सेम चीज करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके नीचे वाला सर्कल, क्या नाम है, अंटार्कटिक सर्कल। तो इस वाले जोन को कहेंगे टेम्परेट जोन। ये है टॉरिड जोन और ये दोनों है टेम्परेट जोन। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा होगा, चलो इसको बाद में पढ़ के बताऊंगी, पहले मैं ऐसे ही देख लू। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो जोन है जो आर्कटिक सर्कल से ऊपर की तरफ गया है, नॉर्थ पोल पूरा 90 तक। ठीक है, और नीचे की तरफ जो अंटार्कटिक सर्कल से पूरा साउथ पोल पर गया है, पूरा 90 पे। ठीक है, इस वाली जगह को ऐसे कर देती हूँ मैं आपकी सहूलियत के लिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, जो कलर कर रही हूं मैं उस जोन की बात कर रही हूं, इसको कहेंगे फ्रिजिड जोन। समझ गए? फर्स्ट वन इज कॉल्ड टोरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। सेकेंड जोन टेम्परेट जोन, ऊपर कैंसर से लेके आर्कटिक तक और नीचे कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक। कौन सा सर्कल? टेम्परेट जोन। और सबसे ऊपर आर्कटिक से लेके साउथ पोल तक, और नीचे वाला जो हिस्सा है यानी अंटार्कटिक से लेके, सॉरी ऊपर वाला जो हिस्सा है आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, और जो नीचे वाला हिस्सा है अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक, उसको कहेंगे फ्रिजिड जोन। तो 3 जोन में हमने अपनी पूरी अर्थ को डिवाइड किया है हीट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग देखा है हमने ये चीज? हीट के अकॉर्डिंग देखी है। ठीक है, अगेन ग्लोब की हेल्प से देखते हैं। ये बीचों बीच हमारे जीरो है, इसके ऊपर हमारी कैंसर है, तो ऊपर कैंसर तक और नीचे कैप्रिकॉर्न तक, ये हुआ टॉरिड जोन। फिर कैप्रिकॉर्न से लेकर ऊपर जाएंगे तो हमारा आर्कटिक सर्कल, और कैप्रिकॉर्न से नीचे जाएंगे तो अंटार्कटिक सर्कल। ये दोनों जोन हुए टेम्परेट जोन। ठीक है, और इसके अगर ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल तक और इस वाले अंटार्कटिक सर्कल से नीचे जाएंगे साउथ पोल तक, तो ये वाले जो दोनों जोन हुए वो कहलाएंगे फ्रिजिड जोन। क्लियर है? तीनों जोन हमें याद रखने हैं। अब देखो टेक्स्ट पे आओ जल्दी से, फटाफट टेक्स्ट देखते हैं। टेक्स्ट देखते हैं, देखिए टेक्स्ट पे आइए। देखो टेक्स्ट क्या कह रहा है, बिसाइड द इक्वेटर जीरो, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन एंड द साउथ पोल 90 डिग्री एस, there are 4 important parallel of latitudes, tropic of cancer 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पर है? एन पर, है ना। फिर नदर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 एंड हाफ साउथ में। ठीक है, एंड द सदर्न हेमिस्फीयर आर्कटिक सर्कल की बात करी है तो 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पर, और अंटार्कटिक सर्कल की बात करी है 66 हाफ डिग्री पर, कहां पर? साउथ में। क्लियर है? अगेन हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं। ये देखिए, हीट जोन ऑफ द अर्थ, एग्जैक्टली टेक्स्ट यहां से हमारा जोन का शुरू हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitude in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn. This area therefore receives the maximum heat is called the torrid zone. देखो, जो एरिया सबसे ज्यादा हीट को
एब्जॉर्ब कर रहा था वो टॉरिड जोन कहलाया। एंड द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड on any latitude beyond the tropic of Cancer, the tropic of Capricorn, the angle of sun rays goes the decreasing towards the pole, है ना, as such the areas bounded the tropic of Cancer and the Arctic circle in the northern hemisphere and tropic of Capricorn in the and the Antarctic circle in the southern hemisphere. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर कहां तक, अंटार्कटिक सर्कल तक, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कहां तक, आर्कटिक सर्कल तक, उन दोनों के बीच का एरिया हमारा कहलाता है मॉडरेट होता है, इसीलिए टेम्परेचर उसका जो है वो मॉडरेट होता है, इसीलिए कहलाता है टेम्परेट जोन। तो यहाँ पे हमने दो जोन कवर किए हैं, पहला है टॉरिड जोन और दूसरा है टेम्परेट जोन। अब देखो, अब इन दोनों जोन को समझते हैं, फिर हम तीसरे पे आएंगे। चलो देखो, तो हमारा ये ग्लोब है, ठीक है। हमने अभी बात की थी कि जब हमारा जो देखो जो सन है वो अपनी जगह फिक्स है, वो कभी भी मूव नहीं करता, आप ये याद रखना। सपोज ऐसे मान लो कि जो यहाँ पे सन है, अरे कहाँ पे बताऊं, चलो यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये सन है, ये अपनी जगह फिक्स है, ये मूव नहीं करता, याद रखना। अर्थ हमेशा मूव करती है, सन कभी भी मूव नहीं करता। यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा अर्थ है। अब देखो ये जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ तो मूव कर ही रही है, वो तो अलग मैटर है, लेकिन खुद अपनी एक्सिस पर भी तो मूव कर रही है ना। तो हम 365 दिन की बात नहीं कर रहे, हम अभी वो 24 घंटे की बात कर रहे हैं, तो हम एक्सिस की बात करेंगे। जब हम 365 दिन की बात करेंगे तब हम अर्थ के चारों तरफ की बात करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ 24 घंटे की यानी एक दिन की बात कर रहे हैं, जो अर्थ अपना रोटेशन जो है वो 24 घंटे में एक पूरा कर लेती है, एक रोटेशन, एक बार, ठीक है। तो हम बात करें, देखो हमने क्या बोला कि वेस्ट से लेके ईस्ट में क्या होता है, जो पृथ्वी है यानी अर्थ है वो मूव करती है, तो हम ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। और ये अर्थ जो है वो ऑब्वियस है कि भाई इस तरफ झुकी हुई है ना, फिर ऐसे 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 जब जाएगी, ऐसे ऐसे होगी, तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जो इस तरफ झुकी होगी, फिर वो अर्थ है जो ऐसी 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 आएगी, तो एक कंडीशन ऐसी भी होगी कि इस तरफ झुकी होगी, है ना। इस तरफ होगा कि नहीं होगा, इस तरफ से, इस तरीके से होगा ना। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो सन इस तरफ है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे बीचों बीच सबसे ज्यादा हीट सन की पड़ेगी, ठीक है। और फिर हम ऐसे 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 जब करेंगे इस चीज को, तो ये वाला जो जोन है वो सबसे ज्यादा हीट जोन होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे हीट पड़ेगी, इसलिए इस वाले जोन को हीट जोन में अगर काउंट करें तो वो टॉरिड जोन कहलाता है, सबसे ज्यादा हीटेड जोन कहलाता है। क्लियर है। फिर अगर हम पोल्स टुवार्ड्स पोल्स की बात करें, यानी पोल्स की तरफ बढ़े, तो नीचे वाले पोल्स की तरफ बढ़ेंगे और ऊपर वाले पोल्स की तरफ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, तो बीच में जो एरिया है यानी आर्कटिक सर्कल तक ऊपर और नीचे अंटार्कटिक सर्कल तक, वो थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। मॉडरेट का मतलब है सामान्य, है ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। तो अगर वहां का टेम्परेचर देखें तो उसको बोला गया है, क्योंकि वो टेम्परेचर मॉडरेट है इसलिए उसको बोला गया टेम्परेट जोन। क्लियर है। अब हम सबसे ऊपर की तरफ आते हैं, तो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जो सन है वो डायरेक्ट यहाँ पे है ना। सन रेज जो है वो इस तरफ अगर बढ़ेंगी भी तो बहुत रेयर केसेस में ऊपर तक आ पाएंगी और बहुत रेयर केसेस में नीचे की तरफ आ पाएंगे। अब देखो ध्रुव पर यानी पोल्स पर अगर हम देखें, तो कभी आपने एक फैक्ट सुना हो, जीके का फैक्ट है कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है ध्रुवों पर यानी पोल्स पर। तो वो कभी दिमाग में आया कि भाई ऐसा फैक्ट कैसे आया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखो इस टाइम पे ये इधर है ना, सन जो है वो इस तरफ, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे इस तरीके से, तो जो सन का जो इस तरफ से सन है वो सबसे ज्यादा जो हीट है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत जो रेज है वो यहाँ पर प्रॉपर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे 6 महीने का दिन चल रहा है, ठीक है, 6 महीने यहाँ पे दिन है, क्योंकि सन जो है, ये जो है पृथ्वी जो है, अगर हम वैसे राउंड की बात करें तो 365 डेज में घूमती है ना। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जो एरिया है वो 6 महीने तक वो कैसा रहेगा, वो रहेगा दिन में, ठीक है। और फिर वैसे ही जैसे अर्थ ऐसे 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 सन के चारों तरफ जाएगी, तो एक 6 महीने का सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि ये वाला जो हिस्सा है वो सन के कांटेक्ट में रहे, नीचे वाला,
तो इस तरीके से देखेंगे तो इस तरफ जो है वो रेज कम जा पाएंगी और इस तरफ जो रेज है वो ज्यादा आएंगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने का दिन और फिर यहाँ पे 6 महीने की रात, फिर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। क्लियर है? आगे देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं, एक और जोन हमारा रहता है उसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone, है ना। तो फ्रिजिड जोन हमने किसको बोला कि जो बहुत ठंडा रहेगा और जहां पर जो सनरेज है वो बहुत कम टाइमिंग के लिए वहां पर आएंगी, यानी अपनी रेज को वहां पर कनेक्ट करेंगी, ऐसे कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें आर्कटिक सर्कल से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ, है ना, नॉर्थ पोल की तरफ, और नीचे की बात करें तो अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। ये वाले जो दोनों एरिए हैं हमारे, कलर कर देती हूँ मैं इनको, आपको इजी समझ में आएगा। ये वाले जो एरिए हैं इन दोनों को ही नॉर्थ पोल साउथ पोल माना जाएगा, और इनको अगर जोन के हिसाब से, जोन के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करेंगे तो फ्रिजिड जोन कहलाएंगे, क्योंकि ये पूरे टाइम यहाँ पे बर्फ से ढके रहते हैं, ठंडी ही ठंडी होती है, कभी भी गर्मी नहीं होती, ठीक है। एंड सनरेज की वजह से तो यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ना। दिन और रात से मतलब ऐसे नहीं है, सूर्य की किरणें कम और ज्यादा से मतलब ऐसा नहीं कि रात के 12 ही बजे रहते हैं और दिन के बहुत धूप होती है तो उस टाइम पे गर्मी, ऐसा वाला नहीं, ठीक है। मतलब सनरेज जब होंगी तो दिन लगेगा और सनरेज जब बिल्कुल नहीं होंगी तो रात लगेगी, उस हिसाब से ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो अभी तक हमने जो कवर अप किया है इस चैप्टर में वो हमने लैटिट्यूड्स करे, अब जो हम कवर अप कर रहे हैं इसमें वो लॉन्गिट्यूड देखेंगे, क्योंकि जब तक हम दोनों चीजें प्रॉपर नहीं समझते तब तक ये चैप्टर अधूरा माना जाएगा। तो अभी हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं। तो अभी हमने एक बेसिक सी लाइन पढ़ी थी, याद होगा सबको, कि इस तरीके से जो भी लाइन्स है हमारी अर्थ पर, इस तरीके से ये सारी की सारी कहलाती है हमारी लॉन्गिट्यूड। खरबूजा देखा है सबने, है ना, खरबूजा सबने देखा होगा। तो इस तरीके से एक जो पीस उसका हम निकालेंगे एक खरबूजे का, ऊपर की तरफ बिल्कुल ज्वाइंट होगा और बीचों बीच उसकी जो डिस्टेंस होगी उस कली की वो सबसे ज्यादा होगी, और फिर नीचे की तरफ फिर से वो बीचों बीच मिक्स होगा, है ना। तो एक खरबूजे की जो कली होती है, सेम लोकेशन सेम सिचुएशन इस तरीके से हमारी होती है, और ये बीचों बीच वाली लाइन आप कहोगे कि ये मैम स्ट्रेट कैसे है, तो ये स्ट्रेट इसलिए है क्योंकि इसको भी हम लोगों ने जीरो माना है और इसको प्राइम मेरिडियन माना है। प्राइम मेरिडियन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस it is necessary to know something more than the latitude of the place. You can see for example the Tonga island and the in the Pacific Ocean and the Mauritius island in the Indian Ocean are situated on the same latitude 20 degree S. Now in order to locate them preciously, we must find out how far east or west these places are from a given line to reference running from the north pole to the south pole. सेम सिचुएशन हमने देखो हमने वहां पे महाराष्ट्र और ब्राजील को कंपेयर किया था, याद है जब हम लैटिट्यूड पढ़ रहे थे, कि उतने ही डिग्री पर महाराष्ट्र में चंदनपुर जगह थी और उतने ही डिग्री पर लेटिट्यूड पर हमारी ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टो जगह थी। तो सेम सिचुएशन में अगर हम इसकी बात करें, किसकी, इसकी लॉन्गिट्यूड की, तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम जीरो इसको मानेंगे, है ना, जीरो हमने इस वाली लाइन को जीरो माना, इस वाली लाइन को, तो फिर अगर हमने इस तरफ भी सेम वो किया और इस तरफ भी सेम किया कि पहले 20 फिर 30 फिर 60 ऐसे हमने किया, है ना, फिर 20 फिर 30 फिर 60 ऐसे किया, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम आइलैंड, दो आइलैंड को कंपेयर करें लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो एक आइलैंड मिला हमें वो 20 डिग्री एस पे मिला और दूसरा जो आइलैंड है वो भी हमें 20 डिग्री एस पर ही मिला। तो फिर हम डिवाइड कैसे करेंगे,
ठीक है, यानी कि ये देखो, अगर हमने 0 इसको माना है तो ऊपर वाला हिस्सा नदन है और नीचे वाला सदन है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 डिग्री एस पे ही ये चीज मिली, 20 डिग्री एस पे ये चीज मिली, तो हम कैसे इसको डिवाइड करें, कैसे मतलब पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये वाली जगह मॉरिशस है और ये वाली जगह टोंगा है। ठीक है, टोंगा आइलैंड है, तो कैसे डिसाइड करेंगे ये? तो उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने प्राइम मेरिडियन यानी बीच में एक लाइन खींची जिसे प्राइम मेरिडियन कहा। तो इस तरफ के जितने भी हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको हमने ईस्ट बोला और इस तरफ के जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं उनको हमने वेस्ट बोला। ठीक है, तो अब अगर इस तरीके से देखेंगे तो साउथ है ये, है ना, लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको देखेंगे, इस तरीके से, तो ये ईस्ट साउथ माना जाएगा, सॉरी ये ईस्ट साउथ माना जाएगा, ये वेस्ट साउथ माना जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंस कर पाए लॉन्गिट्यूड को लेकर दो जगह में, दो प्लेसेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, These line of references are called the meridian of longitude। अभी मैंने बोला कि बीचों बीच जो एक लाइन है उसको प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। ठीक है, लाइन ऑफ रेफरेंसेस हमने खींची है ये, तो उसको प्राइम मेरिडियन बोला है ना, of longitude, and the distance between them are measured in degree of longitude. Each degree is further divided into minutes and minute into second. They are semicircle and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridian meets। देखो कह रहे हैं कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो बीचों बीच सबसे ज्यादा डिस्टेंस है दो लाइनों में। ठीक है, एक ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, एक ये लॉन्गिट्यूड है, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो बीचों बीच ज्यादा है। और जैसे ही हम पोल वार्ड्स जाते हैं, पोल वार्ड्स का मतलब पोल की तरफ, है ना, नीचे वाले पोल की तरफ और ऊपर वाले पोल की तरफ, तो फिर हम दोनों ही जगह ये देखते हैं कि जो लाइन है वो बिकम जीरो, यानी जीरो आ जाती है। यहाँ पे भी मिक्स हो रही है और यहाँ पे भी मिक्स हो रही है। सपोज मैंने अभी जस्ट आपको बताया था खरबूजा, है ना, ऊपर की तरफ बिल्कुल नुकीला, यानी दोनों की दोनों जो लाइन है वो ज्वाइंट हो गई हैं, और नीचे की तरफ भी नुकीला होता है, दोनों की दोनों लाइन जो है वो ज्वाइंट है। सबसे ज्यादा आपको डिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा बीचों बीच। तो सेम सिचुएशन हमारे लॉन्गिट्यूड की होती है कि बीचों बीच जो है वो ज्यादा डिस्टेंस है, एंड पोलवार्ड्स जब हम बढ़ेंगे तो वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज बोल रही है। ठीक है, इनको मेजर करते हैं, मैं ये बता चुकी हूँ अगेन, जो हमारा लेटीट्यूड था उनको भी मेजर करते हैं हम लोग डिग्री एंड मिनट एंड सेकंड्स में, एंड सेम एज हमारा लॉन्गिट्यूड भी डिग्री मिनट एंड सेकंड्स। ठीक है, चलिए, unlike parallel of latitude all meridians are equal length, thus it is difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich where the British Royal Observatory is located। This meridian is called the prime meridian। देखो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जो ग्रीनविच है वो एक तरह से ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी क्यों कहलाती है या वहां पर ही क्यों बनाई गई? क्योंकि देखो साइंस में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा डिस्कवरी और बहुत ज्यादा इन्वेंशन जो रहे वो ब्रिटिशर्स के ही ज्यादा रहे। वो सबसे पहले इस चीज को लेकर एक्टिव थे कि हम पता करें भाई दुनिया कहाँ है, कैसी है, कौन कौन सी जगह कहाँ पे है ना। तो फिर सबसे पहले उन्होंने खोजबीन की, तो उन्होंने अपने हिसाब से ग्रीनविच में ही प्राइम मेरिडियन को निकाल दिया कि भाई हमारा देखो, जैसे ये इसकी बात करते हैं तो हम देखेंगे, आई होप कि आपको इसमें ग्लोब में समझा पाऊं मैं, आपको दिखाई देगा इंडिया कहाँ है, ये देखिए। ठीक है, इस तरफ हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है ये रहा यूरोप। ठीक है, और इस यूरोप में ही यहाँ पे साइड में ही ये जो लाइन एक खींची गई है इसको जीरो बोला गया है, एंड इसको बोला गया है क्या कि ये हमारी क्या है, ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी लाइन है। ठीक है, वो जो जगह है उसको बोला गया है, तो उसकी वैल्यू जीरो रखी गई है ना, इसकी वैल्यू जो है वो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू इस वाली लाइन की जीरो रखी गई है। एंड देखिए फिर से वही चीज है, इट्स वैल्यू जीरो लॉन्गिट्यूड from it we count 180 eastward as well as 180 westward। अब देखो हमने बात की थी कि अगर हम इस तरीके से ग्लोब को टू पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो पूरा जो है वो 360 है, पूरा जो ऐसे अगर हम काउंट करेंगे तो 360 है, अगर हम इसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 180 इतना ही तो आएगा। अगर हम ऐसे देखें इस तरीके से तो भी सेम चीज है, इस तरीके से देखें तो भी सेम चीज है। ठीक है, तो अगर हम जीरो वाली लाइन बीचों बीच मानते हैं तो हम ये कहां तक जाएंगे,
ये हम जाएंगे 180 तक। ये वाली लाइन कहाँ तक जाएगी, फिर से 180, तो 180 180 360। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि ईस्टवर्ड बढ़ेंगे हम लोग तो भी 180 एंड वेस्टवर्ड बढ़ेंगे तो भी 180। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ। सेम चीज, कि अगर हमने इक्वेटर की बात करी थी तो इक्वेटर ने भी क्या किया, हमारी अर्थ को, हमारे ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो सेम चीज है, अगर हम बीच का प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग, लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो हम कह सकते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वो भी टू इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो साफ साफ लिखा है कि टू इक्वल पार्ट्स कौन कौन सा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। और ऐसे देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। The longitude of a place is followed by the letter E for the east, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्दर्न के लिए N यूज करते हैं और सदर्न के लिए S यूज करते हैं, वैसे ही ईस्टर्न के लिए E यूज करेंगे एंड वेस्टर्न के लिए W यूज करेंगे। ठीक है, देखो, however the interesting to the note 180 east and 180 west meridian are on the same line. Now look at the grid of parallel of latitude, meridians, longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know the latitude and the longitude. अगर आप लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानते हैं तो ग्लोब पर आप बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उस लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, उस जगह को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ equidistant vertical and horizontal line on a paper, label and the vertical rows with number and the horizontal rows with letter. Draw some small circle randomly and on point where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circle as a B C E. सिंपल सा आपको एक ऐसे कह सकते हैं कि सिंपल सी आपको एक एक्टिविटी दी है कि एक ग्लोब बनाइएगा अपने पेपर पर और उनको इस तरीके से वर्टिकल लाइंस में और हॉरिजॉन्टल लाइंस में उनको एबीसी करके पॉइंट को डिवाइड करिएगा एंड फाइंड आउट करिएगा उस लोकेशन को कि वो कितने डिग्री लेटीट्यूड पर है और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। ठीक है, सिंपल सा आपको एक एक्टिविटी दी है इन्होंने। चलिए आगे देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चैप्टर का कि हम टाइम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सूरज अगर कहीं, सन जो है अगर उसके निकलने से सुबह होती है, उसके छुपने से शाम होती है ना। जो टाइमिंग पीरियड जो हमारा चल रहा है, जो टाइमिंग है, जो घड़ी है, वो किस हिसाब से हमारी वर्क करती है ना। तो ये सब चीजें जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा क्या, हमारे लॉन्गिट्यूड्स को। ठीक है, तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो हमें टाइमिंग का मेजरमेंट बताएगा। The best means of the measuring time is by the movement of the earth, है ना, the moon and the planets। तो मून जो है वो और जो अर्थ है वो किस तरीके से रोटेट करती है, किस तरीके से मूवमेंट करती है, इस पर डिपेंड करता है हमारा टाइम। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे। रेगुलरली मतलब 24 घंटे में एक बार उगता है और एक बार छुपता है सन। ठीक है, एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी renounced and by the shadow cast by the sun, and which is the shortest at noon and longest at sunrise, the sunset, when the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point in the sky. All the places along which meridian will have midday or noon। दोनों को ही अगर हम कंपेयर करें, अच्छा ये बताओ, जब पहले इन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी, जब घड़ी नहीं थी, घड़ी वर्क नहीं करती थी, तो कैसे लोग पता करते थे कि भाई अब इतना टाइम हो गया, अब इतना टाइम हो गया, है ना, अब जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटे की हो गई, अब 3 घंटे की हो गई, कैसे लोग डिसाइड करते थे। ठीक है, बताएगा कोई, कमेंट करिएगा, नहीं तो फिर मैं तो बता ही दूंगी। ठीक है, हाँ हिंट दे देती हूँ आप सबको। परछाई देखकर हम लोग, जो हमारी शेडो होती है, हम जो हमारी परछाई होती है उसको देखकर हम अंदाजा लगाते थे कि अच्छा आप सबसे छोटी अगर हमारी परछाई बन रही है इसका मतलब दिन में ठीक ठीक पूरे 12 बजे है।
ठीक है, अगर थोड़ी सी लंबी बनने लगी है और इवनिंग का मतलब थोड़ा ढलता सूरज है तो हम अंदाजा लगाते थे कि अब शाम होने वाली है। ठीक है, और अगर उगता सूरज है और अगर जो हमारी शेडो है वो थोड़ी सी लंबी हो रही है और छोटी सॉरी लंबी थी लेकिन छोटी होती जा रही है ना, तो फिर हम उससे अंदाजा लगाते हैं कि अब ये सुबह से दोपहर की तरफ का जा रहा हमारा जो टाइम पीरियड है। ठीक है, और जो सबसे छोटी होगी वो दिन में जब हमारे बिल्कुल सिर पे सूरज होगा उस टाइम हमारी जो शेडो होगी वो सबसे छोटी बनेगी। ठीक है, फिर छोटी से धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, तो इसमें इट मीन्स जो है वो इवनिंग होती जा रही है। क्लियर है? इस तरीके से लोग जो थे वो पुराने टाइम के जो लोग थे जिनको ये नहीं पता था कि घड़ी किस घड़ी होती भी है या घड़ी है भी तो किस मेथड पे वर्क करती है, तो उनके लिए ये चीज थी। ठीक है, आगे देखिए। As the earth rotates from the west to east, those places east of the Greenwich will be ahead of Greenwich time. Those of the west will be behind. The rate of differences can be calculated as follows. The earth rotated 360 is about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 at noon Greenwich, at the time 15 degree east Greenwich will be 15 into 4 is to 60 minute, 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 pm. देखो इस चीज को समझने के लिए ग्लोब की हेल्प लेते हैं। ठीक है, लास्ट हमारी स्लाइड है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो जैसे कि अगर अगर हमने ये वाला जो ब्रिटिश हमारी ऑब्जर्वेटरी है वो ये रही, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाली लाइन को जीरो मान लिया कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, तो जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उस पर हमारे अभी ठीक ठीक रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ पे ऐसे सोच लीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो भाई सन किस तरफ है, सन हमेशा इस तरफ रहेगा, यहाँ पे सन है ना, ये देखिए ऐसे समझ लीजिए भाई, सन ये है, ठीक है, और इस तरफ से ये अर्थ है, तो ये वाली जो सिचुएशन है इस तरफ रात का 12 बज रहा है और इस तरफ बिल्कुल ठीक इसी इसके ही 180 डिग्री पर ही बिल्कुल अगर हम डिवाइड करें तो उस जगह पर जो सन है वो दिन का 12 बजा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रात का 12, यहाँ पे दिन का 12। ठीक है, अब सोचो कि अगर हमारे पूरे 360 में अगर हम देखेंगे तो हर जगह पे हर डिग्री पे अगर रोटेट करेगा तो लगभग जो डिफरेंस आएगा टाइम का वो हमने कैलकुलेशन से हमारी निकाला कि वो 15 डिग्री आगे अगर जाएगा तो फिर 1 आवर का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 15 डिग्री अपनी अर्थ को देखो, अर्थ अर्थ मूव कैसे कर रही है, वो यहाँ से इस तरफ वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी, तो ऐसे ही तो मूव करेगी। तो अगर हम यहाँ पे आगे चले तो उस टाइम पे यहाँ पर यूरोप में या कहीं पर भी जब रात के 12 बजे थे और 1 घंटे बाद हम देखेंगे तो वहां पे रात का 1 बजेगा और पीछे की तरफ हम देखेंगे तो रात के क्या कितने बजेंगे, 11 बजेंगे। यानी कि टाइम जो है वो डिग्री उसके हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से डिग्रीज में बढ़ता जाता है और टाइम भी हमारा बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है कि एक क्वेश्चन है, दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं आपस में, ठीक है, वो दोनों स्टूडेंट आपस में ये बात कर रहे हैं मैच होना है, क्रिकेट मैच होना है, और वो दोनों बच्चे आपस में ए है और बी है ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, और वो दोनों बच्चे आपस में एक बोल रहा है कि हमारे यहाँ इंडिया में 2 बजे स्टार्ट होगा मैच। ठीक है, और वो कह रहे हैं हमारे यहाँ रात में 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। यानी दो लोग हैं, वो कह रहे हैं मेरी कंट्री में 7:30 बजे स्टार्ट होगा मैम और मेरी कंट्री में दिन में 2 बजे स्टार्ट होगा, है ना। तो यानी कि हमारी कंट्री से उस कंट्री में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। समझ में आया, टाइम का डिफरेंस। यानी कि अगर हम देखें तो 5.5 घंटे का डिफरेंस वो कैसे आया, तो हम देख सकते हैं भाई, देखो घड़ी के अकॉर्डिंग, मैं घड़ी बना के बता देती हूँ आपको, इसको आपको बहुत इजी रहेगा समझने में। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से अगर हम देखेंगे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे 4 5 4 5, ठीक है, यहाँ पे 7 8, यहाँ पे 10 और 11, यहाँ पे 12 बज रहा था, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ऐसे ही हमारी घड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 बजे मैच स्टार्ट हो रहा था और किसी दूसरी कंट्री में 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस कैसे आया। 5.5 घंटे का डिफरेंस यानी डिग्रीज में अगर हम उसकी दूरी देखेंगे, यानी कि ये वाली जो जगह है वो कितना डिग्री आगे पहुंची होगी जब जाके 7:30 बजा है, ये मतलब है। ठीक है, कितना डिग्री डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, किसने, जो हमारी अर्थ है उसने, किस वाली जगह से, प्राइम मेरिडियन से। देखो
प्राइम मेरिडियन फिर से लाइन ऑफ रेफरेंस कहेंगे, क्योंकि प्राइम मेरिडियन पे ही हमने देखा कि भाई इस जगह से इस जगह पृथ्वी मूव होगी, अर्थ मूव होगी, तो टाइम का जो सिचुएशन है वो ऐसी रहेगी। ठीक है, तो याद रखना कि अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं और हमने ये कहा कि 1 घंटे का हमारा 15 डिग्री में फर्क पड़ता है, यानी 15 डिग्री जब हमारी घूमेगी तो 1 घंटे का असर पड़ेगा, यानी 15 डिग्री घूमी यहाँ से तो 1 घंटे का असर पड़ा, फिर 15 डिग्री घूमी तो फिर से 1 घंटे का असर पड़ा। ठीक है, फिर वो 15 डिग्री घूमी तो फिर से 1 घंटे का असर पड़ा, और फिर 15 डिग्री घूमी फिर से 15 घंटे का असर पड़ा, 1 घंटे का असर पड़ा, और फिर से 15 तो फिर से 1 घंटे का असर पड़ा, और फिर यहाँ पे 7.5 डिग्री घूमी होगी तब आधे घंटे का फर्क पड़ा। ठीक है, यानी कि 15, 30, 45, उसके बाद 60, उसके बाद 75, और 75 के बाद अगर हम देखेंगे तो 7.5, तो 75 और 7.5 कितना हो गया, लगभग 82.5 के लगभग हो गया। ठीक है, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जब इतना डिग्री कोई आगे होगा, किससे, प्राइम मेरिडियन से आगे जाएगा, तो टाइम भी घंटे के हिसाब से आगे जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम, ये तो थी हमारी चलो फॉरेन को लेकर बात है ना, यूरोप को लेकर या कहीं किसी कंट्री को लेकर, अगर हम इसी अपने ही कंट्री में लेकर इस चीज को समझते हैं तो कैसे समझेंगे वो देखिए। ये देखिए, अगर हम अपनी ही कंट्री में इस चीज को लेकर समझते हैं तो हम 2 मिनट में इसको खत्म करेंगे। देखिए, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि हमने एक लाइन ऑफ रेफरेंस चाहिए थी, यानी कि हमने देखो, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है, जैसे ये इंडिया है, तो इस जगह से बेटा, इस जगह से इस जगह से लास्ट गुजरात से इस जगह तक अगर हम देखेंगे, है ना हमारा, तो हम देखेंगे कि हमने जो डिस्टेंस जो है वो लगभग लगभग 2 घंटे का अंतर है, यानी डिग्रीज में अगर हम देखें तो 15 और 15 दूनी 30, लगभग 30 डिग्री का फर्क आता है। ठीक है, हाँ 29 का मान लो, ठीक है, एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो लगभग 29 डिग्री का आता है, तो 29 डिग्री यानी 30 डिग्री मान के चलते हैं। ठीक है, इजी समझ में आएगा, तो 15 डिग्री अगर हम 1 घंटे में आगे चलते हैं, है ना, तो लगभग 30 डिग्री में हम 2 घंटे आगे चलेंगे, यानी कि कोई गुजरात में बैठ के जो घड़ी देख रहा है, चलो इसके टेक्स्ट के हिसाब से चलते हैं, द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस विच आर ऑन द डिफरेंट मेरिडियन ऑन द बॉन्ड ऑफ द डिफर, इसमें हमारी 2 जगह हैं, यहाँ पे देखो बेटा, डिब्रूगढ़ है असम में और द्वारिका है गुजरात में, 2 जगह को लेकर इन्होंने कंपैरिजन करके हमें ये समझाने की कोशिश की है एनसीईआरटी वालों ने, तो इनके हिसाब से चल लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो असम में बैठा है बच्चा डिब्रूगढ़ में और एक गुजरात में बैठा है द्वारिका में, तो वो कह रहा है कि अभी हमारे यहाँ 10 बजे हैं और वहां वाला बंदा बोल रहा है कि हमारे यहाँ 12 बज गए हैं। ठीक है, तो फिर ये डिफरेंसेस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे इस ईस्ट और वेस्ट की अगर हम तुलना करें तो हमारे डिग्रीज में कितने का फर्क है, हमारी डिग्रीज में 29 डिग्री या 30 डिग्री का फर्क है, इस वजह से जो 15 डिग्री में 1 घंटा आगे बढ़ जाता है ना, तो 30 डिग्री में 2 घंटा आगे बढ़ जाएगा। तो आप खुद ही सोचो कि अगर यहाँ पे स्कूल की छुट्टी 12 बजे हो रही है तो वहां पे 2 बजे होगी, है ना, तो इस तरीके से जो एक पॉइंट सामने आया, जो एक चीज सामने आई, वो ये आई कि भाई इस तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया में रहकर ही हमें 2 टाइमिंग फॉलो करनी पड़ेगी, है ना, जैसे किसी का यहाँ पे अगर हम देखें तो बर्थडे है, हमें विश करना है किसी को रात में 12 बजे विश करेंगे, और वहां पे देखा कि अभी 12 बजे ही नहीं है, 10 बजे, है ना, किसी को अगर विश करना, तो एक ही कंट्री में हम क्या कर रहे हैं, टू टाइम को फॉलो नहीं कर सकते, 2 पद्धति फॉलो नहीं कर सकते, इस वजह से हमने अगेन इंडिया के अंदर एक और लाइन ऑफ रेफरेंस खींची, जो कि कितने डिग्री पर थी, 82 डिग्री पर, जो कि निकली थी हमारे उत्तर प्रदेश में, यूपी में, इलाहाबाद में एक जगह है मिर्जापुर, इलाहाबाद में एक जगह है मिर्जापुर, ठीक है, और उसके अंदर भी एक जगह है नैनी, कौन सी जगह बच्चा, नैनी, तो उस नैनी के अंदर हमने एक और इंडिया की लाइन ऑफ रेफरेंस खींची, जिसे आईएसटी बोला गया, आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ये टाइम कह सकते हैं, तो वो बोला गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमने फिर क्या किया,
उस टाइमिंग को हमने अपने IST यानी इसके हिसाब से देखा, फिर हमने वहां पे उस चीज को देखा, यानी इक्वल एक ही घड़ी को फॉलो किया और उस हिसाब से हमने यहाँ की एक लाइन को देखकर फिर हमने डिसाइड किया कि भाई अब इस तरफ और इस तरफ इक्वल इक्वल चीजें होंगी। ठीक है, यहाँ पे कम ज्यादा नहीं होगा, सब लोग एक ही पद्धति को फॉलो करेंगे। देखो टाइम टेबल फॉर ट्रेन, अगर ट्रेन की बात करें, जैसे किसी को असम से कहाँ जाना है, गुजरात जाना है, तो वहां पे तो दिखा रहा है कि भाई 10 बजे आएगी, वहां पे दिखा रहा है 12 बजे आएगी। तो ट्रेन की जो टाइमिंग है, बस की जो, यानी किसी भी चीज की जो टाइमिंग है, कैसे हम लोग टैली कर पाते, मिलान नहीं हो पाता ना चीजों का। इस वजह से ये जो लाइन ऑफ रेफरेंस खींची है इंडिया के अंदर, वो इस वजह से खींची गई। ठीक है, तो देखो 1 घंटे 45, अगर हम इन दोनों की बात करें, गुजरात की और असम की, तो 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस आ रहा था लोकल टाइमिंग में। ठीक है, तो नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ समवन सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फॉर अ कंट्री। तो हमें चाहिए था कि हमारी कंट्री में भी एक लाइन ऑफ क्या खींची जाए, स्टैंडर्ड टाइम के लिए एक लाइन ऑफ रेफरेंस खींची जाए, यानी सेंट्रल मेरिडियन बनाया जाए, ताकि पूरी कंट्री में एक ही टाइम फॉलो हो पाए। ठीक है, एक ही टाइम टेबल फॉलो हो पाए, इस वजह से ऐसा किया गया। देखिए, है ना, 82 लिखा है बच्चा, उत्तर प्रदेश में खींची गई है ये। ठीक है, ये वाला एरिया उत्तर प्रदेश है, मिर्जापुर जगह है, और मिर्जापुर में भी नैनी नाम की एक जगह है, उसमें ये बनाया गया। देखिए लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री पर ईस्ट में, है ना, इसमें खींची गई है, ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बुलाया गया है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, इट इज नोन एज द IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, पूरे कंट्री में इस टाइमलाइन को किस नाम से जाना जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST के नाम से जाना जाएगा। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight a day cricket। अभी मैंने एग्जांपल दिया था भाई, दो बच्चों का, वही बोला है इन्होंने कि इंग्लैंड में वो 2 बजे स्टार्ट होगा और हमारे यहाँ वो 7:30 बजे स्टार्ट होगा, तो कैसे मतलब डिफरेंस है, ये वाली चीज मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आपके साथ। ठीक है, ये देख लेते हैं। Some countries have a great longitudinal extent, so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia, there are as many of 11 standard time. The Earth has been divided into 24 time zone. ठीक है, जो पूरी हमारी अर्थ है वो अगर हम देखें तो 24 जोन्स, टाइम जोन्स में डिवाइडेड है ना, 1 hour ईच जोन दस कवर 15 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड, है ना। अगर हम रशिया का देखें तो रशिया में बहुत सारे टाइम ऑफ स्टैंडर्ड मतलब लाइन को लिया गया है, स्टैंडर्ड टाइम्स को लिया गया है, मतलब कह सकते हैं कि 11 स्टैंडर्ड टाइम है रशिया में। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे एक ही हम फॉलो कर रहे हैं, तो रशिया के अंदर 11 लिए गए हैं। तो अगर हम इस पूरी अर्थ को देखें तो बहुत सारे टाइम पीरियड हम लोगों ने फॉलो किए हैं, टाइम टेबल फॉलो किए हैं, ये ऐसे कह सकते हैं 24 टाइम जोन बना रखे हैं। ठीक है, पूरे इंडिया की अगर हम बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे आई होप ये आपको समझ में आई होंगी चीजें, है ना। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, वन शॉट रिवीजन की तरह से, एक तरह से हमने ये चैप्टर बनाया था। आप अगेन पढ़िएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो इसको एक बार और हम लोग प्रॉपर और अच्छे तरीके से लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।